चलिए एक सफर पर चलते हैं टाइम में पीछे, एक ऐसे जमाने में जब ना नेटफ्लिक्स था ना कोई वेब सीरीज। तब एंटरटेनमेंट की दुनिया चलती थी कागज और स्याही से, और उसका नाम था हिंदी पल्प फिक्शन। सच कहूं तो ये उस दौर का नेटफ्लिक्स ही था। आपकी जेब में रखा एक ऐसा प्राइम टाइम जो किसी को भी कहीं भी एक दूसरी ही दुनिया में ले जा सकता था। तो चलिए उतरते हैं इस दुनिया में। जरा 70s और 80s के दशक के बारे में सोचिए। तब बिंज वॉचिंग का मतलब होता था एक ही बैठक में पूरी की पूरी किताब खत्म कर देना। तब कोई नया एपिसोड ड्रॉप नहीं होता था, बल्कि शहर के हर बुक स्टॉल पर एक नई सनसनीखेज कहानी आ जाती थी जो सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। और पता है इस पूरे कल्चर की जड़ क्या थी? बस ये एक नंबर, सिर्फ 2 रुपए। आज ये शायद कुछ भी ना लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक क्रांति से कम नहीं था। इसने एंटरटेनमेंट को बड़े बड़े घरों के ड्राइंग रूम से निकालकर आम आदमी के हाथ में थमा दिया। ये सिर्फ कीमत नहीं थी, ये एक ऐसा पास था जिसने रोमांचक कहानियों के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए थे। अच्छा, तो इस दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक किताब के अंदर झांक कर देखना। और हमारे पास है इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एस.सी. बेदी का लिखा उपन्यास कत्ल की साजिश। ये किताब आप कह सकते हैं उस पूरे दौर की आत्मा है। तो आइए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या छिपा है। तो सवाल ये है कि भाई इनमें ऐसा क्या था इनका जादू? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत सस्ती थी और हर जगह मिल जाती थी, ट्रेन के सफर से लेकर चाय की दुकान तक। फिर इनके अंदर की कहानियां अपराध, रहस्य और जासूसी का एक ऐसा जबरदस्त कॉकटेल कि एक बार पढ़ना शुरू किया तो खत्म किए बिना चैन ही नहीं मिलता था। भाषा इतनी सीधी सादी कि हर कोई समझ ले, और कहानी की रफ्तार ऐसी कि पलक झपकने का भी मौका न मिले। तो चलिए अब सीधा कहानी के अंदर चलते हैं। इस कत्ल की साजिश के पन्नों के बीच आखिर छिपा क्या था? देखते हैं कि इसमें वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने लाखों पाठकों को अपना दीवाना बना लिया था। कहानी शुरू होती है और बूम, पहले ही पन्ने से आप एक्शन के बीचों बीच होते हैं। हमारे जासूस राजन और इकबाल, उनकी गाड़ी का पीछा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं। ये बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के ओपनिंग सीन जैसा है, जो आपको सोचने का मौका ही नहीं देता और सीधा कहानी के तूफान में खींच लेता है। और यही हमारी मुलाकात होती है हीरो से, राजन। उसका सवाल सुना, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? बस यही है राजन, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा पॉइंट पर। वो हर मुश्किल में ठंडे दिमाग से सिर्फ मुद्दे की बात करता है, और यही चीज उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और भाई, हीरो है तो विलन तो होगा ही, है ना? जरा इसका कॉन्फिडेंस तो देखिए। वो अपने जुर्म को एक आर्ट की तरह, एक बिजनेस की तरह देखता है। उसे अपने प्लान पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो हीरो के सामने भी घबराता नहीं। मतलब ये साफ है कि राजन का सामना किसी छोटे मोटे अपराधी से नहीं है। तो आखिर ये पूरी साजिश है क्या? ये साजिश है चंदन नगर म्यूजियम में होने वाली एक बहुत बड़ी, बहुत ही डेयरिंग डकैती की। और ये कोई मामूली चोरी नहीं है। ये देश की बेशकीमती प्राचीन मूर्तियों को चुराने की एक बेहद चालाकी से भरी योजना है। अब जरा इस प्लान की बारीकी देखिए, कितना सस्पेंस है इसमें। रात के अंधेरे में एक ट्रक म्यूजियम में आएगा जिसमें नकली मूर्तियां होंगी। गार्ड्स को चुपचाप क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया जाएगा। फिर असली करोड़ों की मूर्तियों की जगह नकली मूर्तियां रख दी जाएंगी, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। प्लान इतना परफेक्ट है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद इस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। तो किरदार दमदार है, प्लान भी खतरनाक है, पर वो कौन सी चीज थी, वो क्या सीक्रेट मसाला था जो इन कहानियों को इतना एडिक्टिव बना देता था? चलिए उस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं जिसने इन उपन्यासों को इतना सफल बनाया। देखिए, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल लेकिन बहुत असरदार था। 4 स्टेप्स का फॉर्मूला। स्टेप 1, एक बड़ा हाई स्टेक्स क्राइम जो आपको फौरन कहानी से जोड़ दे। स्टेप 2, हीरो और विलेन के बीच चूहे बिल्ली का एक न रुकने वाला खेल। बीच में आता है स्टेप 3, एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख दे। और फाइनली स्टेप 4, द शो डाउन, हीरो और विलेन का जबरदस्त आमना सामना। और इस कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो है ये किरदार, सुभाष बेदी। अब ये आदमी अजीब है। एक तरफ तो वो डकैती गैंग का हिस्सा है, दूसरी तरफ वो खुद ही जासूसों के पास मदद के लिए पहुंच जाता है। तो वो हीरो है या विलन? बस यही सवाल कहानी का असली इंजन है जो हमें आखिरी पन्ने तक उलझाए रखता है।
और इस फॉर्मूले का असर आप इन पन्नों पर साफ देख सकते हैं। देखिए कैसे डायलॉग से टेंशन बनाया जा रहा है, साजिशें और भी गहरी हो रही हैं। राइटर आपको एक पल के लिए भी आराम से बैठने नहीं देता, हर पल ये लगता है कि बस अब कुछ होने वाला है। और फिर जब टेंशन एकदम अपनी पीक पर होता है, अचानक से बस एक शब्द, फायर, और बस सारा सस्पेंस, सारा ड्रामा एक झटके में एक्शन में बदल जाता है। यहां धीमी गति के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ लगातार रोमांच। यही तो इन कहानियों की पहचान थी। और फिर आती है वो रात, 8 तारीख की रात। म्यूजियम में सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच रही है, जहां सारे राज खुलेंगे, नकाब उतरेंगे और गोलियां चलेंगी। माहौल में जबरदस्त टेंशन है, और तभी कहानी का असली मास्टरमाइंड सामने आता है, टाइगर। और यहाँ होता है एक और बड़ा खुलासा कि टाइगर का असली प्लान सिर्फ मूर्तियां चुराना नहीं है, बल्कि अपने ही साथियों को धोखा देकर सारा माल अकेले हड़प जाना है। यह है क्लासिक विलेन मोमेंट, जहां वो अपनी जीत से ठीक पहले अपनी पूरी साजिश खुद ही बता देता है। बस यहां से दिमागी खेल खत्म और असली एक्शन शुरू। टाइगर और उसके आदमियों का सामना होता है राजन, इकबाल और सुभाष बेदी से। पूरे म्यूजियम हॉल में गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल तो ऐसा आता है जब टाइगर की रिवॉल्वर राजन की कनपट्टी पर होती है और लगता है कि बस खेल खत्म। लेकिन ठीक उसी पल सुभाष बेदी, वो आदमी जिस पर अब तक शक था, अपना असली रंग दिखाता है। वो सही मौके पर टाइगर के हाथ पर गोली मारकर उसका रिवॉल्वर गिरा देता है। आखिरकार मुखबिर एक हीरो साबित होता है। विलेन पकड़े जाते हैं और कहानी अपना वादा पूरा करती है। बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो चलिए अब इस एक कहानी से बाहर निकलते हैं और थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि इस पूरे जॉनर ने, इन किताबों ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पूरे कल्चरल दौर का दस्तावेज है। सोचिए, आज जैसे एक क्लिक पर हमें नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो मिल जाता है, उस जमाने में यही काम 2 रुपए का सिक्का करता था। ये सिर्फ एक कीमत नहीं थी, ये वो चाबी थी जिसने एंटरटेनमेंट को हर किसी की पहुंच में ला दिया था। तब पॉकेट बुक्स ने जो किया, आज वही काम हमारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज कर रही हैं। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि इन पॉकेट बुक्स ने एंटरटेनमेंट को डेमोक्रेटाइज किया। इन्होंने ये साबित कर दिया कि रोमांचक, तेज तर्रार कहानियों पर किसी एक खास क्लास का हक नहीं है, वो सबकी हैं। और ये पूरी कहानी हमें आज के ज़माने के एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ज़रा सोचिए, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर तरफ कंटेंट ही कंटेंट है, हमारा 2 रुपए का उपन्यास क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो हमें उसी तरह का सस्ता, आसान रोमांच देती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।